तब से अब तक खास करके हमारे अन्नदाता और हमारे अन्न भंडार वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं और उसमें हमारे हीरो कौन हैं। इस विपरीत परिस्थिति में हमें अन्न पहुंचाने वाले कौन हैं, हमें अन्न देने वाले कौन हैं। तो आज हम उनकी बात करेंगे, उनकी यात्रा की बात करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। मैं खुद किसान परिवार से हूं और मुझे लगता है यहां बैठे ज्यादातर लोग किसान परिवार से ही हैं। हमने खेतों में हल चलते देखा है, फसल बोते देखा है, फसल को बढ़ते देखा है, फसल कटते देखा है। तो हम महसूस कर सकते हैं कि कृषि क्या है, खेत क्या होता है, खलिहान क्या होता है, किसान क्या होता है। मिट्टी में रहकर मिट्टी के साथ जो मिट्टी का कर्ज अदा करे वही किसान होता है। और कहा जाता है, एक कहावत है कि किसान और जवान इस मिट्टी का पाई पाई चुका कर जाते हैं। दो लोगों के बारे में यह कहावत होती है कि किसान और जवान देश का भी मिट्टी का भी पाई पाई चुकाते हैं। तो एक बार मैं फिर हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं उन तमाम कृषि नायकों का जो इस दौरान और आगे आकर हमारी अर्थव्यवस्था में मदद की, हमारे घरों तक अन्न पहुंचाने में मदद की। उन सबों का मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं फिर से। को भी समाप्त करने में सफलता मिलती है और हमारे कदम दिनों दिन योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब प्रधानताओं की किसी प्रकार से अनदेखी होती है तो उसके दुष्परिणाम भी हम सब लोगों को ही भुगतने पड़ते हैं। जब मैं धर्म की प्रधानता कहता हूँ तो मेरा आशय किसी पूजा पद्धति या मजहब से नहीं है। सामान्य तौर पर हम सब जानते हैं कि भारत की यह विशेषता है कि इसमें देश के प्रति भी लोग धर्म का निर्वाह करते हैं, समाज के प्रति भी लोग अपना धर्म का निर्वाह करते हैं, परिवार के प्रति भी अपने धर्म का निर्वाह करते हैं, विचार के प्रति भी अपने धर्म का निर्वाह करते हैं, दायित्व के प्रति भी अपने धर्म का निर्वाह करते हैं। और इसीलिए ये जो हमारा मानवीय धर्म है, एक दूसरे के प्रति जिम्मेवारी है, इस जिम्मेवारी से बांधा हुआ, गुंधा हुआ ये हमारा भारतीय समाज है। और जब इस धर्म की प्रधानता को अंगीकार करके कोई भी परिवार आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती ही है, उसकी प्रतिष्ठा बनती ही है, उसकी ताकत में दिनों दिन वृद्धि होती है। और अगर परिवार में भी धर्म का निर्वाह और उसकी अनदेखी होती है तो परिवार में भी विकृतियां जन्म लेती हैं, झगड़े होते हैं, अलगाव होता है, बिखराव होता है और उसका दुष्परिणाम भी हम सब लोगों के सामने आता है। तो इसलिए भारतीय समाज यह धर्म प्रधान समाज है। इसलिए पिता पुत्र, भाई भाई, समाज, देश से हम सब लोग जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार से जब हम विचार करें तो कृषि की प्रधानता भी हम सब लोगों को दिखाई देती है। भारत में आज हम देखें तो निश्चित रूप से बहुत सारे क्षेत्रों में हम काफ़ी अग्रणी हैं, लेकिन कृषि का क्षेत्र
हम सबके लिए इसलिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि यह क्षेत्र एक तौर से भारत के लिए मेरुदंड के समान है। कृषि क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट की जरूरत नहीं होती। करोड़ों की तादाद में जो व्यक्ति किसानी का काम कर रहा है वो अपने आप में स्किल्ड है। कोई व्यक्ति ITI पॉलिटेक्निक करने के बाद किसी विधा को सीखता है, लेकिन परंपरागत तरीके से किसान किसानी को सीखता भी है, करता भी है, और उसी के परिश्रम का परिणाम है कि कृषि के क्षेत्र में आज हम अग्रणी भूमिका का निर्वाह करने की स्थिति में आ गए हैं। दूसरा, कृषि का क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह अर्थव्यवस्था हमारी परंपरागत रूप से लोगों से जुड़ी हुई है। अनेक बार ऐसी परिस्थितियां खड़ी हुई जब देश और दुनिया के सामने आर्थिक प्रतिकूलता के अवसर थे। आर्थिक प्रतिकूलता आई भी, लेकिन हमारी जो ग्रामीण और कृषि की अर्थव्यवस्था है उसने हमेशा दीवार बनकर भारत को उससे बचाने की कोशिश की। अभी हाल ही में कोविड आया तो हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया कोविड से परेशान थी और सारे स्वचालित कारखाने का पहिया थम गया था, अर्थव्यवस्था ठहर गई थी। आने वाला कल कैसा होगा, एक भयावहता लोगों के सामने खड़ी थी। लेकिन इस परिस्थिति में भी कृषि के क्षेत्र ने अपनी प्रासंगिकता को एक बार फिर से सिद्ध किया। सारी अर्थव्यवस्थाएं बंद थीं, लेकिन लॉकडाउन में भी कृषि का काम चल रहा था। गत वर्ष से ज़्यादा कृषि का उत्पादन हुआ, उत्पादकता बढ़ी, सरकार के द्वारा खरीद की गई और उसी लॉकडाउन के पीरियड में भी किसान ने अपनी फसल को काटा, बेचा और साथ ही साथ आगे ग्रीष्म ऋतु की फसल वो बोए, इसकी तैयारी भी की। और जब उसने फसल को बोया तो हमने देखा कि गत वर्ष से ज़्यादा वो फसल की बुवाई करने में सफल हुआ और दिनों दिन हम देख रहे हैं कि यह पूरा सेक्टर कोविड से अप्रभावित रहा। यह सच है कि सरकार ने उस प्रधानता को स्वीकार किया और कृषि का काम न रुके, उनको जिस प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता है वो सुविधाएं, वो छूट हमें देनी चाहिए, तो दी भी गई और उसके कारण कृषि का क्षेत्र पूरे अच्छे तरह से खड़ा रहा और देश में खाने पीने का कोई संकट भी नहीं खड़ा हुआ। कृषि उत्पादों का विक्रय भी हुआ, निर्यात भी हुआ और यह व्यवस्था अच्छे से संभली। यह इसीलिए संभल पाई कि परंपरागत रूप से भारत कृषि प्रधान देश है। इसकी प्रधानता को जब जब हम स्वीकार करेंगे और उसको दृष्टिगत रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत सारी परेशानियों से अपने आप को मुक्त करते जाएंगे। तो आज उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादकता बढ़ रही है, किसान निरंतर टेक्नोलॉजी से जुड़ते जा रहे हैं और उसका फायदा सब किसानों को मिल रहा है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो कोशिश होनी चाहिए, चाहे किसान को सीधा आय सहायता देने का मामला हो, चाहे समय पर खाद बीज की उपलब्धता का मामला हो, चाहे उसको तकनीक उस तक पहुंचाने का मामला हो, नए नए बीजों के आविष्कार का विषय हो, ये सारे के सारे विषयों पर
सरकार काम करती रहती है। इसी पे एक पॉइंट और भी है सर, क्योंकि ये पॉइंट तो आप जो कह रहे हैं ये सरकार ने आपने पूरे विजन में बताया। एक चुनौती जो लगातार हमने अपने चैनलों पे भी कई रिपोर्ट्स दिखाए रही पिछली सरकारों में, ये चैलेंज था शायद आपके सामने भी, कि गांव कस्बों में भंडारण को लेकर बहुत बड़ी चुनौती होती थी। क्या इस दिशा में भी आपकी सरकार काम कर रही है किसानों को लेकर? मैं उस पर भी आता हूं, लेकिन मैं इसमें एक उदाहरण देके आपको स्पष्ट करना चाह रहा था अपनी बात कि किसान की स्थिति में कैसे और कितनी तब्दीली आई। अभी मैं श्रीनगर में था 2 महीने पहले। एक ही उदाहरण देता हूं, आप भी कभी श्रीनगर जाएं तो पता कर सकते हैं कि मैं केसर के किसानों के बीच में अपना कार्यक्रम करने के लिए गया। वहां पर भारत सरकार ने अभी कुछ ही दिन पहले एक सैफरन पार्क बनाया। तो सैफरन पार्क ने वहां के किसानों के जीवन को बदल दिया। वहां किसान ने खड़े होकर कहा कि हम जब से पैदा हुए तब से केसर की खेती कर रहे हैं। केसर 1 लाख रुपया किलो में बिकती थी, लेकिन ये सैफरन पार्क मोदी जी ने यहाँ लगवा दिया। अब हमारी केसर की कीमत 2 लाख रुपया किलो हो गई। तो ये तब्दीली है। अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोग कुछ और चीज़ें भी आप लोगों के सामने रखेंगे उनकी ज़बानी, जिससे ध्यान में आएगा कि कैसे स्थिति बदल रही है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय है तो निश्चित रूप से आपकी बात ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और इसलिए मैंने अपने वर्षन में भी बात कही थी कि 1 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत प्रावधान किया है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लेने के लिए कोई भी सहकारी समिति पैक्स आ सकती है, कोई भी एफपीओ आ सकता है। कृषि उपज मंडी चाहे तो अपने परिक्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर 25 परियोजनाएं वो कर सकते हैं। एग्री स्टार्टअप इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसमें हम लोग ब्याज की सब्सिडी दे रहे हैं। बैंक के साथ मिलकर इस योजना को बनाया है। 7.25% ब्याज पर इसको कैप किया है। 3% ब्याज पर सब्सिडी हम देंगे तो 4.25% पर यह पैसा पड़ेगा। तो जब पैक्स किसी वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज को बनाएगी तो निश्चित रूप से वो इंफ्रास्ट्रक्चर गांव तक पहुंचेगा। तो जो फसलों परांत नुकसान होता है, किसान का हो या सरकार का हो, लेकिन फसल के उपरांत जो नुकसान है उससे बचा जा सके, इसके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। इस पर तेज़ी से काम चल रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं कि बाकी चीज़ों की बात छोड़ दें, प्याज और टमाटर एक ऐसी चीज़ है कि जो घर में हर व्यक्ति के खाने में जुड़ी ही रहती है और इसके भाव नीचे ऊपर होते रहते हैं। कभी कभी तो प्याज ऐसा रुला देती है कि पूरे देश में सवेरे देखो तो प्याज आपका भी काम उस समय बढ़ ही जाता है। तो अब प्याज में जो असंतुलन होता है वो इसीलिए होता है। एक्चुअल में जो दिल्ली में भाव होता है ना, वो भाव ग्वालियर में नहीं होता। ग्वालियर में सस्ती होती है, लेकिन दिल्ली का जो भाव है वो पूरे देश में कोहराम मचाए रहता है। खबरों में वही आ जाता है, खबरों में बना रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी 2 चीज़ें हैं। एक तो लॉजिस्टिक, ये ज़रूरी है और इसलिए हम लोगों ने पिछले दिनों जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के लिए किसान रेल का संचालन किया। 100 से अधिक रेलें चला रहे हैं, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब फल पहुंच सके, सब्जी पहुंच सके। और प्याज जो है, कुछ ही क्षेत्र हैं जहां प्याज ज़्यादा होता है। अब जब ज़्यादा हो जाता है तो भाव गिर जाता है। प्याज को ज़्यादा दिन तक रखा नहीं जा सकता। ये 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इसलिए है कि आप प्याज का नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर कोल्ड स्टोरेज तैयार कर लोगे तो किसान अपना प्याज महीने भर रोक लेगा तो सारा काम हो जाएगा। किसान को भी वाजिब दाम मिल जाएगा और जनता को भी प्याज सस्ता। इसी के साथ पैनल डिस्कशन में आगे हमारे साथ होंगे एमडी डायरेक्टर श्री राजेश सचदेवा जी।
22 साल पहले जब देश में रासायनिक खादों से बीमारियां बढ़ने लगी तो राजेश सचदेवा जी ने ये ठान लिया कि इस समस्या को जड़ से खत्म करना है और इसके लिए इन्होंने काम किया। एमडी बायोकॉल प्राइवेट लिमिटेड के राजेश सचदेवा भी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे और इसके साथ ही राहुल धानुका जी वो भी हमारे साथ इस पैनल में कनेक्ट होंगे। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के सीईओ है और देश भर में अपने 6500 डिस्ट्रीब्यूटर्स और इसके साथ ही 75,000 से ज्यादा डीलर्स के साथ धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ने एक ब्रांड स्थापित की है। एमडी बायोकॉल राजेश सचदेवा जी के एक एवी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कृषि क्षेत्र में उन्होंने एक अहम योगदान दिया और इसके बाद पैनल डिस्कशन की तरफ हम बढ़ेंगे जो कि मेरी सहयोगी प्रिया मॉडरेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं एवी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो समस्या देख के परेशान होते हैं और एक वो जो समस्या का समाधान करते हैं। आज से 22 साल पहले जब देश में रासायनिक खादों से बीमारियां बढ़ने लगी तो राजेश सचदेवा और नरेश सेठी ने यह ठान लिया कि इस समस्या को जड़ से खत्म करना है। उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों के बीच ऑर्गेनिक तरीकों से खेती करने के बारे में जागरूकता फैलानी शुरू की। साथ ही ऑर्गेनिक और बायो प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता बढ़ाने पर काम किया, जिससे किसानों की लागत कम हुई और आय दोगुनी हुई। आज एमडी बायोकॉल्स देश भर में 20 लाख से भी ज्यादा किसानों को अपने उत्पादों से लाभ पहुंचा रहा है। एमडी बायोकॉल्स प्राइवेट लिमिटेड के राजेश सचदेवा और नरेश सेठी आज सिर्फ किसान ही नहीं, उद्यमियों के लिए भी एक मिसाल बनकर उभरे हैं। तो इनके जीवन सफर पे एक नजर आप सभी ने डाला। तमाम जो खास मेहमान हैं, जो कृषि नायक हैं हमारे देश के, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मंच पर। राजेश रंजन जी, राजेश सचदेवा जी और मिस्टर राहुल धानुका जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। इस सेशन की शुरुआत सबसे पहले राजेश रंजन जी मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि अभी हाल में हमने जिस आपदा के दौर से हम गुजरे हैं, जो सारी चीजें हमने देखी हैं, और भारत चूंकि कृषि प्रधान देश रहा है और इसीलिए कृषि नायक के मंच पे हम आज एकत्रित भी हुए हैं और तमाम मुद्दों को लेकर के हम बातचीत भी कर रहे हैं। दरअसल जब बात आती है कि सुविधाओं से लोगों को कैसे अवगत कराया जाए, डोर टू डोर को लेकर के इस वक्त हम बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि डोर स्टेप तक, यानी कि हम पहुंच सके, लोगों तक हर चीज पहुंचा सके। तो ऐसे में इस मुश्किल दौर के बाद अभी इस वक्त क्या कुछ चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, और क्योंकि वक्त के साथ हमने बहुत कुछ सीखा है, तो एग्रीकल्चर में आपका क्या पॉइंट रहा है और कैसे इसको आगे आप सुधार रहे हैं टेक्नोलॉजी के जरिए भी, क्या स्टेप? सर माइक प्लीज। सो कृषिफाई जो है एक किसानों का नेटवर्क है, अब किसानों का फेसबुक जैसा समझ सकती हैं। और जो आने वाला दौर है वो मोबाइल और इंटरनेट का डिजिटल दौर है, डिजिटल एज है। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, जो कि एक हमेशा से एक गैप रहा है पूरे इकोसिस्टम में, और हमने बहुत तरीके से, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स के माध्यम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करी गई है। लेकिन अभी डिजिटल एज आने का एक सबसे बड़ा फायदा है कि स्मार्टफोन एक रिवोल्यूशन है, और इसको यूज करके जैसे जैसे स्मार्टफोन पेनिट्रेशन रूरल इंडिया में बढ़ रहा है, इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचाना उतना ही आसान हो रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बढ़िया चीज है। और इसके ऊपर जो स्मार्टफोन एक रेवोल्यूशन है, उसके ऊपर कृषिफाई जैसी कंपनीज जो आ रही हैं और फार्मर्स तक हर एक टाइप का इंफॉर्मेशन, उनकी आय बढ़ाने के लिए जो कृषि में जो तकनीक है, नई नई तकनीकें, उसके बारे में बताना हो, या फिर जो सरकारी योजनाएं हैं जो उनके लिए बनती हैं, उनका पूरा अवेयरनेस किसानों तक पहुंचाना, इन सब पे काम चल रहा है। कृषिफाई की अगर बात करें तो 65 लाख से ज्यादा किसान जुड़े हैं। हर दिन 3 लाख से ज्यादा किसान कृषिफाई ऐप इस्तेमाल करके इन जानकारी का लाभ उठा पाते हैं। जी, तो इस ऐप के माध्यम से आप कृषकों तक पहुंचते हैं, किसानों तक पहुंचते हैं, और हर दिन लोग इसका लाभ भी उठा पा रहे हैं। इस सवाल के साथ सर मैं आप पर आना चाहूंगी, राजेश सचदेवा जी। भारत में ऑर्गेनिक खेती को लेकर के
अब जाकर के जागरूक बहुत ज्यादा लोग हुए हैं। लेकिन एक विडंबना ये भी है, या फिर हम यूं कहें कि ऑर्गेनिक खेती लागत जितनी ज्यादा आप लगाते हैं उससे कम आप कमा पाते हैं, ये भी है। और खास करके इसका क्या अभी वास्तविक स्थिति क्या है प्रोडक्शन को लेकर के, क्योंकि डिमांड अब धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन प्रोडक्शन क्या है इस वक्त इतनी ज्यादा लोगों के, क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि पहुंच से भी बाहर होती है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं, उसके लिए लोगों को आप जागरूक भी कर रहे हैं, लोग इस ओर जा भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त ऑर्गेनिक फार्मिंग कितना स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ऑर्गेनिक खेती से पैदावार कम हो रही है। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि करेक्ट हो रही थी, क्योंकि अब जो नए तरह के कल्चर आ गए हैं या जितनी अवेयरनेस हुई है प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, पहले पता ही नहीं होता था कि हमें प्रोडक्ट को इस्तेमाल ही कैसे करना है। जब से हमारी ये मोदी सरकार आई है, इन्होंने भी काफ़ी अवेयरनेस की है। अभी कृषि मंत्री जी ने भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया कि बड़ी बड़ी स्कीमें लेके आ रहे हैं। लेकिन हम तो इस इंडस्ट्री के साथ पिछले 22 सालों से जुड़े हुए हैं। हमें इनको बिल्कुल बारीकी से जाना है कि किसान के पास जब हम जाते थे उसको कहते थे कि आप इसको डालो। जैसे आज से कुछ समय पहले रासायनिक खादें आई थी, जबरदस्ती उनको डलवाया जाता था, सेम उसी तरीके से ऑर्गेनिक खादों को हमने डलवाया है। हमने रासायनिक खादों वाला युग तो नहीं देखा, लेकिन ऑर्गेनिक का युग हमने जरूर देखा है। जब हमने इसकी शुरुआत की, हमने किसानों के खेतों में जबरदस्ती फ्री ऑफ कॉस्ट लागत मूल्य पे अपने प्रोडक्ट को डाला है, और उसकी जब पैदावार हुई है, उसको रिजल्ट दिखाए, तभी हमने उससे अपने पैसे की भरपाई की है, उसका विश्वास जीता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि कृषि में उसको उत्पादन में कोई कमी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है। हाँ, ये जरूर है कि वो किस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदता है, कैसा प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो अपनी सूझबूझ के साथ अच्छे प्रोडक्ट को खरीदता है तो मैं ये कहूँगा कि उसकी लागत बिल्कुल भी कम नहीं होगी। बिल्कुल, इस पर भी आगे मैं बात करूंगी कि किस तरीके से आप लोगों को, जो किसान हैं, उनको जागरूक भी कर रहे हैं और अपने साथ जोड़ भी रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ा जाए। मैं आपके पास आऊंगी धानुका जी, मिस्टर राहुल धानुका। आपके सफर के बारे में आपसे इसलिए हम जानना चाहेंगे क्योंकि धानुका एग्रीटेक लिमिटेड, जिसका जिक्र फोर्ब्स मैगजीन ने भी किया, दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में आपका नाम भी शुमार है, तो सफर पे एक नजर। Thank you, Zee Hindustan, to give this platform and talk about the journey of Dhanuka Agritech Limited, which started way back in 1980. मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ आकर के हम सभी को सम्मानित करने के लिए। जो मंत्री जी ने एक चीज़ नहीं कही कि सरकार ने जो काम किया मार्च 2020 के अंदर, जो एक बहुत मुश्किल पीरियड था लॉकडाउन के समय, उस समय लॉकडाउन में सरकार ने कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ डिक्लेयर करी और बिल्कुल सबको विश्वास था कि खाद्यान्न और दवाई, ये दो एसेंशियल कमोडिटीज सरकार डिक्लेयर करेगी। आश्चर्यचकित तो हम भी रह गए जब सरकार ने उसी के साथ में एग्रीकल्चर इनपुट्स को भी एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर किया। फार्मर वाज गोइंग इन फॉर हार्वेस्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, फार्मर वाज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट क्रॉप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और उस समय फर्टिलाइजर्स, एग्रोकेमिकल्स, सीड्स, ऑल एग्री इनपुट्स वर डिक्लेयर्ड एसेंशियल कमोडिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका फायदा ये हुआ कि सभी राज्यों में, सभी क्षेत्रों में कृषि व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। जहां पे भी हमें जरूरत पड़ी, हमने केंद्र सरकार के आदेश को दिखा करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, उनकी सहायता ली और अपने विक्रेताओं तक दवाई पहुंचाई और किसानों तक अपना लाभ पहुंचाया। धानुका पिछले 40 वर्षों से लगातार यही प्रयास कर रही है कि किसानों को उसकी जरूरत के समय कैसे सही उत्पाद और उस उत्पाद को प्रयोग करने की टेक्नोलॉजी पहुंचाई जा सके। और कृषि नायक का सम्मान यहाँ पे दिया जा रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे बीच में श्री माननीय आदरणीय नरेंद्र तोमर जी बैठे हुए हैं। सही मायनों में ये विचार शैली रखने के लिए कृषि नायक तो आप हैं, आपका हार्दिक धन्यवाद।
बिल्कुल। और मैं वापस आपका रुख करूंगी राजेश सचदेवा जी, क्योंकि बात हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के, खेती को लेकर के, तो इसको आगे कैसे आप बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कृषि मंत्री भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब इस ओर हम ध्यान भी दे रहे हैं कि आपको अच्छी चीजें मिलेंगी, आप सेहतमंद रहेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह आप बढ़िए। लेकिन दिक्कत यही आ रही है, जिस चीज का मैंने भी पहले जिक्र किया था, आपने भी माना है कि कहीं ना कहीं जो लागत है आपकी वो उतनी ज्यादा आप नहीं कमा पाते हैं। ध्यान इस ओर भी है कि जो किसान अगर कुछ उपज उनकी हो रही है तो उस उपज से उनकी आमदनी ज्यादा से ज्यादा हो सके, क्योंकि कृषि प्रधान देश है और हमेशा किसानों को लेकर के ये कहा जाता रहा है कि कहीं ना कहीं वो फार्मिंग की तरफ तो हमेशा से रहे हैं, जो आय है उनकी वो नहीं हो पाती है। और बीते कुछ दिनों में हमने देखा भी है, किसानों ने अपनी हक की आवाज को भी उठाया था। और चूंकि कृषि मंत्री जी हमारे साथ हैं, तो इस चीज को मैं आपके नजरिए से समझना चाहूंगी कि आप कैसे इसको आगे लेकर जा रहे हैं, सरकार से आप क्या चाहते हैं, कि क्या सरकार की तरफ से वो सपोर्ट सिस्टम आप लोगों को मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा कि हम लोगों को फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की तरह ट्रीट ना किया जाए, क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। बायो फर्टिलाइजर को पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर के नज़रिए से उसी एक्ट के तहत देखना इंडस्ट्री के लिए बहुत ही पीड़ादायक मैं कहूँगा कि है, क्योंकि वो चीज़ें हम लोगों के लिए करना उचित नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारा जो बायो फर्टिलाइजर होता है उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है 6 मंथ या 1 साल। अब फर्टिलाइजर एक्ट की बात करें तो उसके लिए हमें जिस स्टेट में अपने प्रोडक्ट को बेचना है वहाँ पे हमें अपने गोडाउन मैंडेटरी होते हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट को बना के वहाँ पे रखना है। फिर उस स्टेट के हिसाब से आपको पूरी मॉनिटरिंग जैसे डीएपी यूरिया के लिए की जाती है, सेम ही हमें ट्रीट किया जा सकता है। इतने में क्या होता है कि हमारा एक तो लागत मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि हमें उसको बना के वहाँ पे रखना, फिर वो एक्सपायर हो जाता है, फिर उसको हमारी जो वैल्यू जीरो हो जाती है प्रोडक्ट की, बैक्टीरिया जब मर जाता है, तो इसका जो भार है ले दे के किसान के ऊपर ही पड़ता है सीधा सा। दूसरा क्या है कि हम लोगों की इन्वेंट्री बहुत बढ़ जाती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि हमारी परमिशन लेने की प्रक्रिया है, हमें किसी स्टेट में जाके अपने प्रोडक्ट को बेचना है तो हमें पूरे के पूरे रूल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड के तहत ही करने पड़ते हैं। जहाँ तक हमारा बायो पेस्टिसाइड का एक सेगमेंट है, जैसे ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, ये बहुत अच्छे एक फंगल हैं, इसका प्रोसेस बहुत ही लंबा है। इसकी एक परमिशन लेने के लिए हम लोगों को 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा उठाना पड़ता है। उसके लिए हमें बहुत समय भी खराब करना पड़ता है। और मैं कहूँगा कि ये बहुत ही एक ब्रेकर है हमारे लिए, किसानों के लिए भी ब्रेकर है। तो इसको थोड़ा सा अगर सहज कर दिया जाए तो इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप भी है, और किसान की जो हमने आय को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे दुगना किया जाए, उसमें हम बहुत जल्दी कदम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जितना पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं उससे बीमारियां भी फैलती हैं। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ कैंसर भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। इसकी तरफ हमें, मेरे ख्याल से सरकार से मैं सहयोग की उम्मीद करूँगा कि हमारी इंडस्ट्री को अच्छे से एनालाइज करके इसके ऊपर कुछ विचार किया जाए। धन्यवाद। बिल्कुल राजेश रंजन जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि आपकी कंपनी जो है एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी है कृषिफाई। आपके जरिए आप लोगों को जागरूक करते हैं, किसानों तक आप पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज इस वक्त में अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे सुदूर इलाके हैं जहां पर लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है सर, वो आज भी स्मार्टफोन नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में और क्या कुछ ऑप्शंस आपके पास है, या फिर आप भी, क्योंकि मंत्री जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, किसानों किसी भी क्षेत्र में जागरूकता बहुत जरूरी होती है, और खास करके किसानों को आप जिस तरीके से जागरूक करने का काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से भी, आप लोगों के द्वारा भी, उसी दिशा में आपका ये ऐप भी काम करता है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए क्या विजन है आपका, क्या तैयारी है, और क्या चाहते हैं सरकार के साथ कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सके, जन जन तक पहुंचाए आप? जी बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले तो इंटरनेट पेनिट्रेशन, जो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है, वो लगातार बढ़ रहा है। अभी अगर देखें तो देश में करीब 140 मिलियन 14 करोड़ किसान माने जाते हैं। उसमें से अगर रूरल इंडिया का हम इंटरनेट पेनिट्रेशन देखें तो 35 to 40% है जी, राइट। तो करीब करीब हम मान के चल सकते हैं कि 40 मिलियन किसानों तक, 4 करोड़ किसानों तक हम आज के डेट में हम अपने स्मार्टफोन के जरिए से, मोबाइल ऐप के जरिए से पहुंच सकते हैं। साथ ही कृषिफाई एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, हमारा जो कोर स्ट्रेंथ है वो टेक्नोलॉजी है।
तो हम अपने टेक्नोलॉजी को फीचर फोन्स तक भी लेके जाने वाले हैं। तो आने वाले 6 महीने में हम फीचर फोन के लिए भी ऐसी चीजें बना रहे हैं, ऐसी सर्विसेज बना रहे हैं जिससे उनको नॉलेज उन तक, इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाया जा सके। जो बात है सरकार के योगदान की, तो एक चीज है कि कृषिफाई पे जो सरकार की आवाज है, जैसे मैं गुजारिश करूंगा माननीय जो मंत्री जी हैं, अगर उनकी आवाज भी कृषिफाई के माध्यम से अगर किसानों तक पहुंचे, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग का कृषिफाई आज एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो सोशल नेटवर्क है। तो और दूसरा कि हम ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, सरकारी योजनाएं जो बनाई जाती हैं किसानों के लिए, वो किसानों तक पहुंच सकें। अभी तक पिछले 2 साल में 15 लाख से ज्यादा किसान इसका फायदा उठा चुके हैं। तो अगर कृषिफाई को हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी अगर यूज करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल स्कीम्स, जिससे ये स्कीम्स ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंच सके, तो इसमें सरकार का काफी बड़ा योगदान हो सकता है। जी, वापस मैं आपका रुख कर रही हूँ राहुल धानुका जी, क्योंकि क्रॉप प्रोटेक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके अलावा मैंने ये देखा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी जो इस्तेमाल है वो कर रहे हैं, इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसके क्या कुछ फ़ायदे हैं और कैसे इसको आगे आप लोग बढ़ा रहे हैं? आप ड्रोन्स की बात कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले भारत सरकार ने पुनः एक बहुत ही शानदार कदम लिया और 100% तक की सब्सिडी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एग्रीकल्चर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को दी जा रही है ड्रोन्स के ऊपर भारत सरकार के द्वारा। आप खेतों में सिंचाई और सब्जियों की आप वहां पर सिंचाई कर रहे हैं, रिस्पांस कैसे मिल रहा है और इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो सके, कैसे किसानों को आप जोड़ रहे हैं, कैसे रिस्पांस आपको मिल रहा है? हम इस समय किसानों के साथ और एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज के साथ में मिलकर के कई फसलों के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं कि कौन सी फसल को किस स्टेज पे ड्रोन्स एप्लीकेशन से किसान को मैक्सिमम फायदा, सर्वाधिक फायदा पहुंचाया जा सकता है। इस रिसर्च के माध्यम से हम किसानों तक पूरी जानकारी लेके जाएंगे और डोर टू डोर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखेंगे। हम इस समय करीब 2000 लोग धानुका एग्रीटेक के अंदर किसानों के बीच काम करते हैं, किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, किसान की भाषा में, किसान की बोली में। और यही काम हम ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ करेंगे, किसानों तक डोर टू डोर जा करके उसको इस कॉन्सेप्ट, इस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में एजुकेट करेंगे। उसके अलावा वी आर वर्किंग ऑन अ फार्मर ऐप टू रीच आउट टू फार्मर एंड एजुकेट हिम ऑन द यूज ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करती हूँ जिस तरीके से जिस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और पूरे डिजिटल मोड पे हम जा रहे हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए आप लोगों की तरफ से जो एप्स भी कृषिफाई ऐप जैसे कि लॉन्च किया गया, फार्मर्स इससे जुड़ रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और उस पर क्या कुछ ध्यान देना है, इस सारी बातों का आप लोगों ने जिक्र किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच पर आने के लिए। कृषि नायक